मकदूनिया के एक महल में एक लड़का पैदा हुआ। ऐसा लड़का जिसकी नजरों में कुछ अलग सी चमक थी। बच्चे अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, मगर इसके अंदर एक गैर मामूली हौसला और ख्वाहिश थी। वो आम खेलों में दिलचस्पी कम और सोच में ज्यादा रहता था। लोगों ने जल्दी पहचान लिया कि ये आम बच्चा नहीं। एक दिन महल में एक खतरनाक घोड़ा लाया गया। वो घोड़ा हर वक्त अड़ाई हरकतें करके सवारों को गिरा देता था। महल के सब ताजर और सिपह सालार कहते रहे कि कोई इसको काबू नहीं कर पाएगा। फिर 12 साल सिकंदर ने कहा, मुझे आजमा कर देखने दें। लोग हैरान हुए। 12 साल का बच्चा, क्या वो कामयाब होगा? सिकंदर ने घोड़े की आंखों में देखा, इसके खौफ को पहचाना और आहिस्ता आहिस्ता इसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया ताकि घोड़े का साया पीछे रह जाए। फिर नर्म हाथ से इसकी गर्दन पर हाथ रखा। घोड़ा अचानक पुरसुकून हो गया। सिकंदर ने चुपचाप घोड़े की पीठ पर सवार हो जाया। महल में खामोशी घिर गई। बादशाह फिलिप ने अपने बेटे को देखा और बोला, तुम्हारे लिए ये सल्तनत छोटी है, तुम एक दिन पूरी दुनिया फतह करोगे। ये अल्फाज सिकंदर के दिल में एक बड़ी ख्वाहिश की इब्तिदा बन गए, फतह। इसके अंदर ये ख्याल आया कि वो सिर्फ अपने मुल्क का बादशाह नहीं बनेगा, बल्कि दूर दूर तक अपने नाम की धाक बिठाएगा। फिलिप ने सिकंदर की तरबियत के लिए अजीम मुफक्किर अरस्तु को मुंतखब किया। अरस्तु ने सिकंदर को किताबों का इल्म दिया, सोचने का तरीका सिखाया और जंग व हुकूमत के उसूल बताए। अरस्तु ने कहा, दुनिया एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस पर लकीरें खींचेगा। ये बात सिकंदर के अंदर एक चिंगारी बन गई। अब वो न सिर्फ तलवार से बल्कि दिमाग से भी फतह का इरादा करने लगा। सिकंदर ने कम उम्री में बहुत सी बातें सीखी, जंग की हिकमत, हुकूमत का उसूल और लोगों को जीतने का अंदाज। इसके अंदर एक मजबूत मकसद पैदा हो गया, दुनिया के बड़े हिस्सों को अपनी सल्तनत बनाना। वो चाहता था कि लोग इसके सामने सर झुकाएं, न सिर्फ खौफ से बल्कि इज्जत से भी। जब इसके वालिद बादशाह फिलिप का कत्ल हुआ तो हालात बदल गए। तख्त संभालना आसान काम नहीं था। महल में साजिशें थीं और दुश्मन इंतजार में थे कि कहीं ये नौखेज बादशाह कमजोर न पड़ जाए। सिकंदर ने हिम्मत दिखाई। इसने खतरात का मुकाबला किया, अंदरूनी मुखालिफत को रोका और अपनी ताकत मजबूत की। इसने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक ख्वाबिदा नौजवान है बल्कि एक मजबूत हाकिम भी है। ये सब इसकी असल सफर की बस इब्तिदा थी। वो जानता था कि अगर वो डगमगाया तो दुश्मन इसकी सल्तनत छीन लेंगे। लिहाजा इसने अपने बाप की मौत के अगले ही दिन तख्त संभाला। सिर्फ 20 साल का वो नौजवान अब मिसडोनिया का बादशाह बन चुका था। दरबार के बड़े सरदार सोच रहे थे कि शायद ये नया बादशाह ज्यादा देर न टिक पाए, मगर सिकंदर ने हैरान कर दिया। इसने अंदरूनी बगावतों को खत्म किया, अपने मुखालिफिन को सजा दी और सल्तनत को फिर से मजबूत किया। फिर इसने निगाहें बाहर की तरफ मोड़ ली। यूनान की रियासतें जो फिलिप की मौत पर खुशियां मना रही थी। थीब्स नामी शहर ने सबसे पहले बगावत की। सिकंदर के सिपाही कहने लगे कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए, मगर सिकंदर का लहजा ठंडा मगर फैसला कुन था। जो एक बार बगावत करे वो फिर कभी वफादार नहीं होता। इसने अपनी फौज के साथ थीब्स पर चढ़ाई की। चंद ही दिनों में पूरा शहर मिट्टी का ढेर बन गया। लोग हैरान थे, एक नौजवान बादशाह इतनी सख्ती कैसे दिखा सकता है। मगर सिकंदर जानता था कि ताकत को कायम रखने के लिए खौफ भी जरूरी होता है। थीब्स की बर्बादी ने बाकी रियासतों को खामोश कर दिया। यूनान झुक गया। अब सिकंदर की नजर मशरिक पर थी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ईरान फारस थी, जिसका बादशाह दारियुस कहलाता था। दारा के पास लाखों का लश्कर, सोना चांदी के खजाने और वसीय जमीनें थी, मगर सिकंदर के पास वो चीज थी जो सोने से भी कीमती थी, यकीन और जुनून। इसने अपनी फौज जमा की, सिर्फ 40,000 सिपाही, मगर हर सिपाही दिल से कहता था, हमारा बादशाह नहीं, ये खुद एक तूफान है। पहली बड़ी जंग एशिया के मकाम इस्सुस में हुई। दुश्मन की फौज तादाद में कई गुना ज्यादा थी, मगर सिकंदर ने अपनी चालाकी से जंग का नक्शा बदल दिया। इसने अपनी घुड़सवार फौज को दाहिने बाजू से तेजी से आगे बढ़ाया और दुश्मन के बीचों बीच जा पहुंचा, वो जगह जहां खुद दारा मौजूद था। जंग की धूल में अचानक एक मंजर उभरा। दारा का रथ पीछे मुड़ रहा था। ईरान का बादशाह मैदान छोड़कर भाग रहा था। इसका खानदान, इसकी माँ, बीवी और बेटियां सब सिकंदर के हाथ लग गए। लेकिन यहाँ सिकंदर ने वो किया जो दुनिया के बड़े बादशाहों में से कोई नहीं करता। इसने दारा की माँ से कहा, मैं तुम्हें दुश्मन की माँ नहीं, एक मलिका की तरह इज्जत दूंगा। ये इसका असल जलाल था। वो सिर्फ तलवार से नहीं, अखलाक से भी दिल जीतना जानता था। दारा अपनी शिकस्त के बाद भी दोबारा लश्कर इकट्ठा करने लगा। इसने सिकंदर को पैगाम भेजा, चलो दुनिया को बांट लेते हैं, मगरिब तुम्हारा, मशरिक मेरा। सिकंदर ने जवाब दिया, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते।
अब अगली जंग फैसला कुन थी, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, गौग मेला। ईरान के लाखों सिपाही, सैकड़ों रथ और जंगी हाथियों के दरमियान अस्कंदर की फौज महज चंद हजार थी, मगर अस्कंदर की हिकमत और सिपाहियों की वफादारी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। दारा फिर भाग निकला, मगर इस बार वो अपने ही सरदारों के हाथों मारा गया। जब अस्कंदर को दारा की लाश मिली तो वो खामोश हो गया। इसने कहा, बादशाह दुश्मन हो या दोस्त, इसकी मौत पर खामोशी ही इज्जत है। फिर इसने दारा को इज्जत के साथ दफन करवाया। अब अस्कंदर सिर्फ एक बादशाह नहीं रहा था, वो ईरान का फातिह बन चुका था। दुनिया ने पहली बार एक ऐसी सल्तनत देखी जो मगरिब से मशरिक तक फैल चुकी थी। मगर अस्कंदर का दिल अभी मुतमईन नहीं था। वो जानता था कि अगर दुनिया के नक्शे पर अपना नाम हमेशा के लिए जिंदा करना है तो इसको आगे बढ़ना होगा। अब इसकी नजरें मिस्र पर थीं, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी बादशाहों के जुल्म के नीचे दबी हुई थी। अस्कंदर ने अपने लश्कर के साथ तवील सफर किया। सहराओं, दरियाओं और पहाड़ों को पार करता वो बालाखिर दरियाए नील के किनारे पहुंचा। जब मिस्रियों ने अस्कंदर को देखा तो वो हैरान रह गए। उनके लिए वो कोई हमला आवर नहीं बल्कि एक नजात दिहंदा था। उन्होंने अस्कंदर का इस्तकबाल एक मसीहा की तरह किया। वहां के मजहबी पेशवाओं ने ऐलान किया कि अस्कंदर दरअसल खुदाओं का मुंतखब किया हुआ शख्स है, फिरौन का दर्जा रखने वाला। ये वो लम्हा था जब अस्कंदर ने महसूस किया कि तलवार से हासिल होने वाली फतह वक्ती होती है, मगर अवाम के दिल जीतने वाली फतह हमेशा रहती है। मिस्र में इसने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा शहर जो आने वाली सदियों तक इसके नाम से जाना जाए। यूं इसने स्कंदरिया अलेक्जेंड्रिया की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि अस्कंदर ने खुद रेत पर शहर का नक्शा बनाया। इसके नक्शे में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इल्म का मरकज और एक अजीम रोशनी की मीनार शामिल थी। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का ख्वाब था। अस्कंदर ने मिस्र के लोगों के साथ इंसाफ किया, उनकी जबान सीखी, उनके अकायद का एहतराम किया। इसीलिए लोग आज तक इसको अस्कंदर ए आज़म कहते हैं, वो फातिहा जो सिर्फ जमीनें नहीं दिल भी जीतता था। मगर इसके सफर का इख्तिताम अभी नहीं हुआ था। मिस्र के बाद अस्कंदर का अगला हदफ था दुनिया का मशरिकी सिरा। इसके कानों में अब एक ही सदा गूंजती थी, जहां जमीन खत्म होती है वहीं अस्कंदर की सल्तनत शुरू होगी। इसके सामने एक नया चैलेंज था, दरियाओं, जंगलों और पहाड़ों के पार एक ऐसी सरजमीन, उस सरजमीन की जानिब जहां सूरज उगता था और जहां के बारे में यूनानी ताजरों से कस्से सुने जाते थे। वो जमीन थी हिंदुस्तान। ये एक नया, अजनबी और खतरनाक सफर था। आगे वो मुल्क था जहां दरिया बिफरते थे, जंगल सांस लेते थे और पहाड़ आसमान से बात करते थे। अस्कंदर अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजरा। रास्ते में छोटी छोटी रियासतों ने या तो इससे दोस्ती कर ली या शिकस्त खा ली। महीनों के सफर के बाद वो दरिया ए झेलम के किनारे पहुंचा, वही जगह जहां इसका सामना एक बहादुर बादशाह राजा पोरस से होने वाला था। राजा पोरस के पास एक ऐसी फौज थी जिसने दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी। सैकड़ों जंगी हाथी, हजारों तीरंदाज और बहादुर सिपाही जो अपने बादशाह के लिए जान देने को तैयार थे। अस्कंदर के सिपाहियों के चेहरों पर पहली बार खौफ झलकने लगा। उन्होंने कभी जंगी हाथी नहीं देखे थे। जमीन कांप रही थी, दरिया गरज रहा था। अस्कंदर ने अपनी फौज के सामने खड़े होकर कहा, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, तारीख के लिए है। हम वापस नहीं जाएंगे जब तक ये दरिया हमारे नाम ना हो जाए। बारिश से भरी उस रात जब आसमान बादलों से दहाड़ रहा था, अस्कंदर ने अपने घुड़सवार दस्ते के साथ खामोशी से दरिया पार किया। सुबह जब सूरज निकला तो राजा पोरस की फौज हैरान रह गई। अस्कंदर सामने मौजूद था। जंग शुरू हुई। जमीन हाथियों के कदमों से लड़ने लगी, तीर फजा में शोर मचाने लगे और तलवारों की झनकार गूंज उठी। अस्कंदर ने अपनी चालाकी से दुश्मन की सफों में दरार डाल दी। इसने हाथियों को एक दूसरे से अलग किया, फिर अतराफ से अपने घुड़सवारों को हमला करने का हुक्म दिया। जंग तवील और खून रेस थी। अस्कंदर खुद भी जख्मी हुआ मगर पीछे नहीं हटा। आखिरकार राजा पोरस पकड़ा गया। जब इसको अस्कंदर के सामने लाया गया तो अस्कंदर ने पूछा, बताओ तुमसे कैसा सलूक किया जाए। राजा पोरस ने बड़े वकार से कहा, जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। ये जवाब सुनकर अस्कंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने अपनी शिकस्त से ज्यादा इज्जत कमाई है। इसने पोरस को आजाद कर दिया, इसकी सल्तनत वापस की और इसको अपना दोस्त बना लिया। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने अस्कंदर की असल अजमत देखी। वो सिर्फ जमीनें फतेह करने वाला नहीं था बल्कि दिल जीतने वाला बादशाह था। मगर वक्त के सफर में हर कहानी का एक अंजाम होता है। अस्कंदर की फौज अब थक चुकी थी। बरसों से मुसलसल लड़ाइयां, अजनबी जमीनें
और अपने वतन की याद ने सिपाहियों के दिलों में थकन भर दी थी। जब अस्कंदर ने गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो फौज ने पहली बार आगे जाने से इनकार कर दिया। अस्कंदर ने उनकी बात मान ली। वो जानता था कि एक बादशाह सिर्फ लड़ाई से नहीं, अपने लोगों के दिलों से भी ताकतवर बनता है। वो वापस मुड़ा, ईरान, अफगानिस्तान और बाबुल के रास्ते से। बाबुल पहुंचकर इसको बुखार हो गया। चंद दिनों में वो कमजोर होने लगा। 32 साल की उम्र में वो जवान जिसने आधी दुनिया को फतेह कर लिया था, एक बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, मैंने जमीन के किनारों तक सफर किया मगर मौत मुझसे ज्यादा ताकतवर निकली। चंद दिन बाद वो खामोश हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा फातिहा, जिसका नाम सूरज के साथ चमकता था, हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। अस्कंदर के बाद इसकी सल्तनत टुकड़ों में बट गई मगर इसका नाम मिट न सका। इसने तारीख में एक ऐसा नक्श छोड़ा जो कभी मिटाया नहीं जा सका। वो सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं था, वो सोच, हिम्मत और इंसानियत का बादशाह था। और यूं एक नौजवान जिसने 20 साल की उम्र में तख्त संभाला, 32 साल की उम्र में दुनिया को फतह करके हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया।